हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स की क्लास, जो आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे से मजबूत बनाने वाली है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तो आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से एक प्रॉपर वे में नोट्स बनानी है, जो आपको बार बार रिवाइज करनी है। ये छोटी चीजें लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप पे मेहनत करते रहिए, प्रॉपर एग्जाम नियर बाई है। ये जो क्लास है आपकी नर्सिंग प्रोसेस एंड मार्शलो हिरार्की में किस प्रकार से आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, उन्हें हम प्रायोरिटी पर कैसे सेट करेंगे। तो आपको मार्शलो ऑफ हिरार्की को कैसे फॉलो करना है, हम एबीसी को कैसे फॉलो करेंगे, नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीजें आज के वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो आप तो देखिए दोस्तों, नर्सिंग प्रोसेस यहाँ पर हम समझेंगे नर्सिंग प्रोसेस है क्या। तो मेनली जो एग्जामिनर यहाँ से पहला ही क्वेश्चन पूछ लेता है, नर्सिंग प्रोसेस में जो पहली नर्सिंग स्टेप होती है उसका नाम बताइए। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो होती है असेसमेंट। उसके बाद हम बात करें डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन। मेनली ये नर्सिंग प्रोसेस की 5 स्टेप होती हैं जिसे नर्स फॉलो करती है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज समझेंगे, यहाँ पर देखिए असेसमेंट। सबसे पहले जब भी कोई भी कंडीशन जैसे कि एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है, तो आप उसको पूरे एक नर्सिंग प्रोसेस में फॉलो करके उसे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मरीज आपके पास से आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, असेसमेंट। असेसमेंट में हम बात करें तो क्या करेगी नर्स यहाँ पर, गैदर इंफॉर्मेशन, वेरीफाई द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज क्लियर एंड एक्यूरेट। जो भी जानकारी मरीज से ले रही है उसको इकट्ठा करना है, और वो कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मरीज की। यहाँ पर हम बात करें असेसमेंट, तो मेनली नर्स 2 स्टेप के द्वारा यहाँ पर इस असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करती है, जिसमें पहला डाटा है मेनली सब्जेक्टिव डाटा और दूसरा डाटा है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा सब्जेक्टिव डाटा होता क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे व्हाट द क्लाइंट टेल्स द नर्स। यहाँ पर एक चीज होती है, नर्स ने क्लाइंट से पूछा और उसने क्या क्या चीजें बताई, वो सारी है सब्जेक्टिव डाटा। और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, जैसे कि डाटा द नर्स ऑब्टेन थ्रू देयर असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ये नर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, इस डाटा को मरीज के द्वारा नहीं बताया जाता। जैसे कि मरीज की सांसें आप चेक कर रहे हो, पल्स आप चेक कर रहे हो, ब्रीथिंग ले रहा है कि नहीं, ठीक है, सांस छोड़ रहा है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं, उसको उल्टी हो रही है कि नहीं, सारी चीजें। सब्जेक्टिव डाटा में जैसे कि मरीज बताएगा, मरीज खुद बताएगा पेन, तो नर्स यहाँ पर पेन को असेसमेंट नहीं कर सकती, लेकिन जो जो उसका मरीज खुद बताएगा कि मुझे पेन हो रहा है, तो यह सब्जेक्टिव डाटा हो गया। ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पर जैसे कि नर्स खुद गैदर कर रही है और यहाँ पर नाम पूछ लिया, नेम, जो किसमें आएगा, सब्जेक्टिव डाटा में। तो ऐसी सारी चीजें सब्जेक्टिव डाटा में जो पेशेंट के द्वारा बताई बताई जाएंगी उन्हें इंक्लूड किया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव डाटा में जो यहाँ पर नर्स खुद ऑब्जर्व करेगी सारी चीजों को, उनको आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा में रखोगे। तो मेनली जब नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप होती है आपकी असेसमेंट, जिसमें नर्स को सारी मरीज की जानकारी लेनी रहती है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पर मरीज की लेनी है, पूरी हिस्ट्री ले लेनी है मरीज की, ठीक है। उसके पहले कोई जांच तो नहीं हुई, उसका कोई कोर्स तो नहीं चल रहा, कोई बीमारी तो नहीं है, उसने प्रीवियस कोई ट्रीटमेंट तो नहीं कराया, ये सारी चीजें नर्स को असेसमेंट प्रोसेस में गैदर कर लेनी है। उसके बाद जो भी कंडीशन निकल के आती है उसके आधार पर यहाँ पर डायग्नोसिस सेट होता है। डायग्नोसिस की बात करें हम, देखिए इंटरप्रिएट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, उसके आधार पर नर्स क्या करेगी, प्रायोरिटी द प्रॉब्लम थ्रू अ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस निकालने के बाद फिर क्या करेगी, प्लानिंग करेगी। प्लान में सबसे पहले क्या करेगी, सेट गोल सोल्व द प्रॉब्लम। इससे करने से पहले जो भी आपने डायग्नोसिस सेट किया है वो क्या होना चाहिए, नंडा नंडा अप्रूव्ड होना चाहिए। दोस्तों चलिए, इसके लिए एक पीपीटी तैयार की है। नंडा क्या होता है, यहाँ से बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर हम बात करें नंडा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। नंडा क्या है, तो एक ये एसोसिएशन है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें मेनली नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस इज अ स्टेटमेंट कंक्लूजन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ फिनोमेना। जैसे कि मरीज आपके पास आया, उसके साइन एंड सिम्टम हिस्ट्री आधार पर, जांच के आधार पर एक स्टेटमेंट निकल के आता है जिसे हम डायग्नोसिस बोलते हैं, जिसका मेन हमें मरीज में उसको उपचार करना रहता है। नर्स वहां पर गोल सेट करेगी, प्लान करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करके फिर एक इवेल्यूशन निकालेगी, जो मेनली डायग्नोसिस पर ही आधारित रहता है। यहाँ पर हम बात करें नंडा,
नेम द डायग्नोसिस आर डायग्नोस्टिक लेवल के लिए उपयोग में लेते हैं। सन 1990 में नंडा एडोप्टेड ऑन ऑफिशियल वर्किंग डेफिनेशन नर्सिंग डायग्नोसिस। नंडा ने 1990 में ऑफिशियल नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन दी। ये इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, नंदा होता क्या है, फुल फॉर्म अगर एग्जामिनर पूछ ले तो नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, नंदा बोलते हैं हम जैसे। देखिए यहाँ पर इसका पर्पज क्या है, इज डिफाइन एंड रिफाइन प्रमोट अ टॉक्सोनॉमी ऑफ नर्सिंग डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजी। मेन इंपोर्टेंट है डायग्नोसिस का निकालना। ठीक है दोस्तों, टॉक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम और सेट कैटेगरीज अरेंज्ड बेस्ड ऑन सिंगल प्रिंसिपल। एक सिंगल प्रिंसिपल पर इनको लाइन से नर्सिंग डायग्नोसिस को जमाया गया है। सन 2000 में रिवाइज टॉक्सोनॉमी, टॉक्सोनॉमी 1 को टॉक्सोनॉमी 2 में रिवाइज किया गया है, जिसमें एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा कि आपकी करंटली जो अप्रूव्ड टॉक्सोनॉमी 2 है उसमें कितने डोमेन्स हैं, तो उसमें आपको याद रखना है 13 डोमेन्स हैं और 47 क्या है उसकी क्लास, और 247 नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर नंदा ने सेट किए हैं। तो वेरी इंपोर्टेंट, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस निकाल रहे हैं तो मेनली आपको जो डायग्नोसिस निकालना है तो वो नंदा से अप्रूव्ड होने चाहिए, जैसे कि एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको आपको फोकस करना है मरीज में। उसके बाद रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, मरीज को जो भी प्रॉब्लम होने वाली है उससे रिलेटेड कौन से रिस्क फैक्टर हैं उससे रिलेटेड डायग्नोसिस। हेल्थ प्रमोशन के लिए आप क्या डायग्नोसिस निकाल सकते हैं, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं उनको भी आप डायग्नोसिस सेट करोगे, सिंड्रोम से रिलेटेड आप डायग्नोसिस सेट करोगे। तो मेनली यहाँ पर आप 5 प्रकार के डायग्नोसिस सेट करके मरीज में सुधार हेतु, उसके उपचार हेतु आप इन चीजों को फॉलो करोगे। मेनली आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, एग्जामिनर यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, जैसे ही आपने डायग्नोस प्लान कर लिया उसके बाद नर्स यहाँ पर प्लानिंग करेगी। जैसे ही कोई सी भी कंडीशन आपने निकाल ली, सेट गोल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई सी भी प्रॉब्लम हुई उसको ठीक करने के लिए एक गोल सेट करेगी। प्रायोरिटीज द आउटकम ऑफ केयर, फिर केयर करेगी मरीज। इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें, रीचिंग दिस गोल, परफॉर्मिंग नर्सिंग एक्शन, इम्प्लीमेंटिंग द गोल अबो द स्टेज। यहाँ पर स्टेज बाई स्टेज क्या करेगी, जो प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करते चलेगी। इम्प्लीमेंट करने के बाद नर्स यहाँ पर डायग्नोस निकालेगी कि इवेल्युएशन निकालेगी। यहाँ पर इवेल्युएशन क्या है, मरीज में सुधार आया कि नहीं। डिटरमाइन द आउटकम ऑफ गोल्स, इवेल्युएट क्लाइंट इज कॉम्प्लिएंट, डॉक्यूमेंट क्लाइंट रेस्पॉन्स टू पेन, मॉडिफाई एंड असेस नीडेड चेंजेस। तो यहाँ पर जो मेनली इवेल्युएशन निकल के आएगा इम्प्लीमेंटेशन के बाद में, तो आप यहाँ पर क्या विशेष चीज ध्यान रखोगे कि मरीज ठीक हुआ है कि नहीं और क्या बदलाव लाने की जरूरत है। मेनली आउटकम जो निकलता है वो इवेल्युएशन प्रोसेस से निकलता है। दोस्तों आपको ये विशेष चीज याद रखनी है, नर्सिंग प्रोसेस की कितनी मेन इंपोर्टेंट स्टेज होती हैं, कौन से में कौन सा फंक्शन है। इस प्रकार से आप मरीज की नर्सिंग प्रोसेस को सेट करके उसे ठीक कर सकते हैं, एक नर्सिंग प्रोसेस पूरी को फॉलो कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर आप जब गोल सेट कर रहे हैं तो वह स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलीवेंट और टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपको उसी में लगे रहो, टाइम सेट करके आपको ये मेन चीज असेसमेंट करना है, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपकी नर्सिंग प्रोसेस के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सारे बन गए हैं, है ना। और एक चीज हम सबसे इम्पोर्टेंट आज यहाँ पर समझने वाले हैं वो है प्रायोरिटी क्वेश्चन। अगर आपके एग्जामिनर प्रायोरिटी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करोगे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनर प्रश्न यहाँ से पूछता है जिसमें वेरी इंपोर्टेंट पोर्शन है। जब आप प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मेनली आपको एबीसी के साथ साथ में आपको मार्क्स लॉ ऑफ हिरार्की को फॉलो करना है। मार्क्स लॉ ऑफ हिरार्की की कौन सी नीड है उसके आधार पर उन्हें आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे और एबीसी को फॉलो करते हुए चलोगे साथ में, वेरी इंपोर्टेंट है। तो अगर आपने एबीसी और मार्क्स लॉ ऑफ हिरार्की को प्रायोरिटी क्वेश्चन में सेट करना सीख लिया तो आप यहाँ से प्रश्न हल कर पाओगे और आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम मेन बात करें, देखिए एग्जामिनर पहले पूछ क्या रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले एक प्रश्न पढ़ोगे उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, इनिशियल रेस्पॉन्स और फर्स्ट एक्शन जैसे वर्ड हैं तो आपको मेनली एबीसी को और मास्लो ऑफ हायरार्की को फॉलो करना है, मेन इंपोर्टेंट यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एयरवे चेक करना है मरीज का, फिर ब्रीथिंग पैटर्न देखना है, फिर सर्कुलेशन चेक करना है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन में फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए पेटेंट एयरवे, सबसे पहले आपके पास कोई क्लाइंट है एक इमरजेंसी में फंसा है तो सबसे पहले आप उसका पेटेंट एयरवे, उसका एयरवे चेक करेंगे, एयरवे चौक तो नहीं है, क्लियर है कि एयरवे, एयरवे इज क्लियर, एयरवे क्लियर है
तो फिर आप गैस एक्सचेंज टेकिंग प्लेस इनसाइड द लंग्स, सही से सांस ले रहा है कि नहीं आप चेक करेंगे। देन आप सर्कुलेशन को चेक करेंगे। तो मेनली आपको यह पेटेंट ईयरवे खुला हुआ रहना चाहिए, मरीज सांस ले रहा हो, उसका सर्कुलेशन सही से चल रहा हो, ये चीज आपको फॉलो करनी है। साथ में हम मास्लो ऑफ हिरार्की ऑफ नीड्स की बात करें तो आपको प्रायोरिटी ऑफ क्वेश्चन में मेनली आपको ये है आपका टॉप लेवल, ये आपका बेस लेवल। यहाँ पर हम बात करें तो बेस लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहती है फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड को सबसे पहले आपको फॉलो करना है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जब भी कोई भी प्रायोरिटी क्वेश्चन को आप सेट कर रहे हो तो आप एबीसी को फॉलो करने के साथ साथ आपको क्या करना है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है। मास्लो ऑफ हिरार्की की जो नीड की आप एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो आपको कैसे फॉलो करना है, फिजियोलॉजिकल नीड को पहले फॉलो करोगे, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऐसे ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप मरीज को फॉलो करोगे। जैसे कि अभी हमने एबीसी को फॉलो किया, सबसे पहले एयरवे, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन। साथ में आप मास्लो ऑफ हिरार्की नीड लगा रहे हो तो आपको सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड पे फोकस रखना है। फिजियोलॉजिकल नीड में हम बात करें एयरवे, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, हार्ट रेट, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन, ये सारी चीजें इंक्लूड है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आपको ध्यान रखना है मरीज को कोई इंजरी ना हो, उसको सिक्योरिटी फील करानी है ना, उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो, और नर्स के ऊपर उसे ट्रस्ट रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेंटेन सपोर्ट सिस्टम बना के रखना है आपको, सेल्फ स्टीम, कंट्रोल, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। और यहाँ पर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये प्रोसेस मास्लो ऑफ हिरार्की बेसिक नीड्स से है जो आपको मेनली स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है। और मरीज में इस प्रकार के प्रश्न को आप सोल्व कर रहे हैं तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल नीड, एक होती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड। दोस्तों आपके यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड अगर ऑप्शन में है तो आप सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड जैसे कि एयरवे, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, हार्ट रेट, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन, और इनमें से कोई सी, तो आप सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड को एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आप साइकोलॉजिकल नीड की ओर जाओगे। तो मेनली यहाँ पर एग्जामिनर कोई भी प्रश्न पूछता है तो वहां पर मेनली आपकी दो तीन आपकी क्या दे देगा, फिजियोलॉजिकल नीड दे देगा, एक साइकोलॉजिकल नीड दे देगा। तो आपको मेनली फिजियोलॉजिकल नीड को फॉलो करना है। और जब फिजियोलॉजिकल नीड नहीं दे रखी, साइकोलॉजिकल नीड को फॉलो करना है, तो आप साइकोलॉजिकल नीड, जैसे कि पेन इज कंसिडर्ड साइकोलॉजिकल मीनिंग, इट इज नॉट टेक प्रायोरिटी, पेन रियली किल्स द पीपल। यहाँ पर हम बात करें ऐसे कोई मरीज को पेन हो रहा है तो आप उसे दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, ऐसे वाले मरीज को आपको प्रायोरिटी नहीं लेना है। लेकिन जैसे कि ईयर भी किसी का चौक हो गया है तो आपको सबसे पहले उसका ईयर भी क्लियर करना है, तो आपको ऐसे मरीज को आपको प्रायोरिटी पे सेट करना है। तो दोस्तों आज की क्लास में ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक नर्सिंग प्रोसेस, दूसरा आप एबीसी को कैसे फॉलो कर रहे हो, और मास्लो हिरार्की और बेसिक नीड्स को आपने किस प्रकार से प्रायोरिटी क्वेश्चन में सेट किया है। तो आप इन चीजों को फॉलो करके आप प्रश्न सॉल्व करिए, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों मेहनत करते रहिए, आप कंटिन्यू बने रहिए इसी चैनल पर, और इन टॉपिक्स के आप नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, आप तैयारी करते रहिए, एग्जाम आपकी नियर बाई है तो मेहनत करते रहिए, सफलता है आपको निश्चित जरूर एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।